नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन आखिरकार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से इस बार उनके बेटे राहुल गांधी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है, जबकि अमेठी सीट से इस बार स्थानीय कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि के शर्मा रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग की 223 कर्मचारियों को हटाने का निर्देश जारी किया। उनका कहना था कि इन कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन कर नियुक्त किया गया था। वहीं इस आदेश के बाद डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल ने एलजी पर हमला बोला है। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में शानदार काम किया है। 1,70,000 से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। 181 विमेन हेल्पलाइन ने 40 लाख कॉल्स अटेंड करी है। क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर ने 60,000 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की काउंसलिंग करी है। महिला पंचायत ने 50,000 से ज्यादा अवेयरनेस सेशंस कराए हैं और 2 लाख केसेस को सुलझाया है। रेप क्राइसिस सेल ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को 2 लाख कोर्ट केसेस में उनकी सुनवाई में मदद करी है। 500 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दिल्ली महिला आयोग के द्वारा दिए गए। ये सारा का सारा काम अकेले स्वाति मालीवाल का काम नहीं है। ये काम एक बहुत बड़ी टीम ने करा है। इस टीम में एसिड अटैक सर्वाइवर्स तक हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपने दर्द से बहुत मुश्किल से उभरकर अपने अंदर पूरी जो आग है उसको महिलाओं की मदद में झोंक दिया। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड ये टीम ने महिलाओं के लिए काम कराए, तपस्या करी है। पर आज एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला है। वो कहते हैं कि पूरी की पूरी महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो, निकाल के बाहर फेंक दो। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिला आयोग में इस वक्त 90 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अरे 90 स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर है, बाकी सारे के सारे 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल है। 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर छोटी छोटी सैलरीज पर ये लोग काम करते हैं। तो 90 स्टाफ में से अगर 82 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हटा दोगे तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेगा। तो 181 विमेन हेल्पलाइन 8 स्टाफ से चलेगी। रेप क्राइसिस सेल कैसे चलेगा? क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कैसे चलेगा? महिला पंचायत कैसे चलेगी? ये जो हर दिन 500 महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, मदद लेने के लिए आती हैं, पुलिस के खिलाफ आती हैं, ये लड़कियां कहां जाएंगी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बड़ा इल्लीगल काम चल रहा था जी, बड़ी बड़ी करप्शन हो रखा था जी। तो एक बात बताइए, 9 साल तक जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि महिला आयोग की तरफ मुड़कर देख ले। अब मैं अध्यक्ष पद से क्या हटी तो आपकी बुरी दृष्टि महिला आयोग पर आ गई। मुझे ये बताइए कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में 6 रेप होते हैं। क्या एक्शन लिया इस रेप को बंद करने के लिए? रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताले लगा लिए जाएंगे। ब्रिजभूषण कैसे अभी भी खुला घूम रहा है? रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा। ये राजनीति है इनकी। मैं ये जानना चाहती हूं कि इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं एलजी साहब, इससे इन्हें क्या मिलेगा? अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़िए, मेरे से लड़ाई है ना, दुश्मनी तो मेरे से है, गुस्सा मेरे से है। ब्रिजभूषण पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। राम रहीम पे पूरे देश के महिला आयोग चुप है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला। मणिपुर पूरे देश के महिला आयोग चुप,
सिर्फ दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल वहां पहुंची, इस बात की दुश्मनी है ना, तो अपनी सारी एजेंसीज लगा दीजिए ना मेरे पीछे। ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, दिल्ली पुलिस लगाइए। अरे मैं कहती हूँ कल क्यों, आज ही अरेस्ट करके ले जाइए। मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, बताइए कौन सी जेल में जाना है, कहाँ सरेंडर करना है। पर महिलाओं से दुश्मनी निकालने से जो हाय लगेगी ना, उससे कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूँ, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए, दिल्ली महिला आयोग को फंड्स दीजिए और दिल्ली महिला आयोग को संरक्षण दीजिए। हमें दिल्ली में और देश में ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूह कांपे। अगर आप महिला आयोगों के ऊपर ताला लगा देंगे तो फिर मुझे ये बताइए कि कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी। राजनीति करिए पर महिलाओं के मुद्दों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की घटना पर कहा कि आरोपी का नाम शेख जहां है, इसलिए बंगाल सरकार उन्हें बचा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के एक विधायक कहते हैं हिंदुओं को भागीदारी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उन्होंने हिंदुओं को दोयम दर्ज का नागरिक बनाकर रख दिया। साथियों, लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बगल में त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह करके रखा था। 35 साल राज किया और पिछले 5 साल में बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, लेफ्ट वाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। देश का विकास करना ये इनके बस की बात नहीं है। इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ने बीते गुरुवार को आखिरकार केसरगंज लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने केसरगंज से वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। दरअसल ब्रजभूषण पर पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों के बाद से ही टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे थे। अब भाजपा ने ब्रजभूषण सिंह की जगह उसके बेटे करण भूषण को केसरगंज से टिकट दिया है। अब बेटे की उम्मीदवारी और नामांकन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आपके परिवार पर भरोसा दिखाया है। करण भूषण को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां होंगी? तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। आपने कहा था दावम दाम मचा देंगे, कब तक चलेगा दावम दाम? अब दावम दाम तो शुरू हो गया ना। अच्छा, क्या लगता है नेता जी, जिस तरीके से 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, क्या लगता है कि स्थिति अब
जैसे जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो पश्चिम में चुनाव हुआ उसमें स्थिति उनकी सही है। हम किसी के बयान पर कमेंट नहीं करते। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी, हम कैसरगंज अमेठी से राहुल गांधी- के छोड़िए, कैसरगंज के बारे में पूछिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 मई को हासन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जद उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, जो अब कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए और भारत की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को कर्नाटक की जनता से और हिंदुस्तान की हर माता बहन से भी माफी मांगनी होगी। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया था। बीजेपी को हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रेवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और बीजेपी के हर नेता को देश की महिलाओं से, माताओं बहनों से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। दुनिया के किसी भी लीडर ने ऐसा काम पहले नहीं किया होगा। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी देने वाले आरोपित तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस ने रूस की एजेंसी से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए मेल भेजने वाले का नाम, पता, संपर्क विवरण, वैकल्पिक ईमेल आईडी और संपूर्ण आईडी लॉग व आईपी एड्रेस की रूस की एजेंसी राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो से जानकारी मांगी है। किसानों ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है। संयुक्त किसान मंच ने गुरुवार को कंगना को कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए कथित बयानों की याद दिलाई है, साथ ही माफी की मांग की गई है। अमेरिका और जापान की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव को वीटो करने के कुछ दिनों बाद रूस खुद अंतरिक्ष में हथियारों पर लगाम लगाने वाला एक प्रस्ताव लेकर आया है। इस प्रस्ताव में सभी देशों से अंतरिक्ष में हथियारों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। रूस का मसौदा प्रस्ताव अमेरिका और जापान के प्रस्ताव से कहीं आगे है। इसमें न केवल अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती पर रोक के प्रयास की अपील की गई है, बल्कि हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खतरा या बल प्रयोग रोकने की बात कही गई है। ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की ब्रिटेन की अदालत में इसको स्वीकार किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस बीच भारत बायोटेक का बयान भी सामने आया है। कंपनी ने दावा किया है कि उसका कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन सुरक्षित है और किसी भी दुष्प्रभाव से रहित है। एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधित दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
गर्मी अब सताने लगी है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार करेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मई में गर्मी और 27 मई में देश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से कहीं ज़्यादा रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस बार मई में हीट वेव वाले दिनों की संख्या में ज़्यादा रहने की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खतरा है। बंगाल में जहां काफी दिन से सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा है, वो अभी भी जारी है। हमारा जो फोरकास्ट है, अगले 2 दिन के लिए ऐसा ही सीवियरिटी बंगाल में बनी रहेगी और ये रीजन में इसलिए हमने 2 दिन तक रेड अलर्ट कंटिन्यू करके उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज अलर्ट में जा रहे हैं। ये हमारा कई दिन से फोरकास्ट था और ये अभी भी हमारा बरकरार रहेगा। उड़ीसा में आज से ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया है, यानी कि एक स्टेप नीचे कर दिया है अगले 4 दिन के लिए। और बिहार और नीचे साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्य में पूरा ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया जहां हीट वेव का स्थिति बहुत गंभीर है, वहां चौथे दिन यानी कि 5 या 6 तारीख से हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसके कारण से आपका अलर्ट का लेवल भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ इन सभी राज्यों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी और थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग का प्रोबेबिलिटी, बिजली का प्रकोप ज्यादा रहेगा और हेल का भी होने का पॉसिबिलिटी रहेगा। तो थंडरस्टॉर्म जितना डिक्रीज करेगा उतना आपका जितना इंक्रीज करेगा उतना आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।